अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जी, सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली आपके पास क्या है, एक अप्रोच है। ठीक है, इसमें आप कहते हैं कि आपने क्या करना है, उसमें आप सॉल्व करते हैं लीनियर सिस्टम को, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम सॉल्व करते हैं हैंड यूजिंग, यानी ये मेथड मैनुअली आप सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आपने स्लैक वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म बनानी है और पिवट वेरिएबल्स या पिवट एलिमेंट्स या पिवट पॉइंट्स डिफाइन करना है। ठीक है, और बेसिकली इसका मकसद क्या है, टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना होता है। क्लियर? तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि साथ साथ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और साथ ही उसके स्टेप्स भी क्लियर करवाएंगे कि हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है या हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, तो एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ मैक्स मैक्स z, दिस इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, और साथ ही में इसके लिए हमें क्या दिया होगा, इसमें सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट्स हमें दिए होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले आप लिख लेंगे 3x1 प्लस 5x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, और 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। और साथ ही में आप बता रहे हैं कि x1 और x2 जो है ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिखी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको मूव करवाना है आपकी जो ओके, हमें मूव करवाना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए ज़रूरी है आपने तीन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपके पास जो हमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है, आपके पास मैक्स का जो फंक्शन दिया गया है 5x1, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम कहते हैं 5x1 प्लस 3x2, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैक्स ऑफ जी। ठीक है, अगर ये मैक्स नहीं है, मिन है, ये याद रखिएगा। अगर ये क्या है जी, मिन है, मिन ऑफ जी, तो बेशक वैल्यूज़ यही लिखी हूँ 5x1, वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5x1 अप टू सो ऑन, जो भी मर्जी लिखा हो, 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस मिन को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, कहाँ, मैक्स की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा मैक्स ऑफ जी प्राइम, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मीन ऑफ जी। ये बात समझ आई है? यानी बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ जी जो प्राइम बनेगा नया, ये फंक्शन बन जाएगा नेगेटिव फाइव एक्स वन नेगेटिव 3x2। ये बात समझ गए? जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यूज़ थी, इनमें हम साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, नेगेटिव डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, इसका ख्याल रखना है।
तो चूंकि हमारे पास ऑलरेडी मैक्स दिया हुआ है तो इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम अगर इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं तो हम सलूशन में ये डिफ़ाइन कर लेते हैं जी कि हमने क्या करने लगे। हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं स्लैक वेरिएबल्स, और अपना जो प्रॉब्लम है उसको कन्वर्ट करने लगे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ आप बेशक स्टेटमेंट लिख लें, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। ये एडिशनल वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन जो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर। ठीक है, बट उसके लिए ये है कि आपकी ये जो कंडीशन है ना, ये क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर तो ये लेस है तो हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमने स्लैक नहीं बल्कि सरप्लस वेरिएबल यूज़ करना है। ठीक है, तो हम स्लैक वेरिएबल यहाँ पे कौन से यूज़ करेंगे, एक S1 है और दूसरा S2 है। हमने दो करने हैं चूँकि हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ दो ही हैं, एक आपके पास S1 फर्स्ट में आ जाएगा और S2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही में आप क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं अब ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ। मैं अब ये करूँगा कि आपको यहाँ पर ना अप्लाई करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ। तो अब आप चेक करें, तो ये आपके पास बनेगा मैक्स। ठीक है, वेट कीजिएगा जी स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख रहे थे, मैक्स z, दिस इज इक्वल्स टू 5x1, 5x1 और प्लस 3x2। ठीक है, और हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपके पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स आपके पास क्या बनेगा जी। जी, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आप देखें तो आपके पास क्या बनेगा, 3x1 प्लस 5x2 प्लस S1 इज इक्वल्स टू 15। यानी अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, उसके बाद 5x1 प्लस 2x2 प्लस S2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और साथ ही में क्या कह रहे हैं, x1 x2 S1 S2 मस्ट बी ग्रेटर देन। अब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो सबको कहता है कि ये क्या है, आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। अब आपने ये करना है कि जो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए इनकी कास्ट भी डिफाइन करवानी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनको भी ऐड करना है। ये बनेगा प्लस 0s1। ठीक है, प्लस 0s2। तो ये आपके पास उसकी उनके कोफिशिएंट्स डिफाइंड हो गए। चूँकि बेसिकली इनका रोल तो यहाँ पे था तो यहाँ पे इनको हमने 0 0 डिफाइन कर दिया, इनकी कॉस्ट जो है वो 0 0 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने इसका फिजिबल सॉल्यूशन बताना है, इनिशियल फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यानी आप कहते हैं x1 को भी हम ज़ीरो पुट कर दें, x2 को भी ज़ीरो पुट कर दें, तो आपके पास S1 बन जाएगा। ये जो आपने इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट किया है, इन इक्वालिटीज़ को जब आप स्लैक वेरिएबल ऐड किए थे, उन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। x1 x2 ज़ीरो पुट करें, S1 आपके पास 15 बन जाएगा 15, और S2 आपके पास बनेगा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, बेस्ट रहेगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक फॉर्म में हमें जो कि वेरिएबल्स अगर मैं यहाँ रफली लिख लूँ कि एक x1 यूज़ कर रहे हैं, x1 यूज़ हो रहा है, x2 यूज़ हो रहा है, S1 यूज़ हो रहा है और S2। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे भूलूंगा नहीं, जो मुझे वैल्यूज़ लिखनी है वो मुझे मेरे माइंड में रहेंगी।
तो मैं ऐड करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रो में जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो इक्वालिटी में शिफ्ट की थी, उसमें अगर आपने चेक किया हो तो वो इक्वेशन में यहाँ पे साथ लिख देता हूँ, बेशक आप चाहें तो। ये था 3x1 प्लस 5x2 5x2 और प्लस s1 इज इक्वल टू 15। और नेक्स्ट क्या था, x 5x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों इक्वेशंस थी। तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं। तो चूँकि x1 आप फर्स्ट में देखें तो आपके पास एक आ रहा है 3 और दूसरी इक्वेशन में आता है 5। उसके बाद x2 में देखें तो आपके पास 5 और 2 हैं, तो आप लिख लेते हैं 5 और साथ में 2। अब फर्स्ट में x1 के s1 के साथ 1 है, बट यहाँ पर सेकंड में s1 नहीं है। इसी तरह s2 जो है वो सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है ये आप यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं और यहाँ नीचे 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस ऊपर वाले को 0 लिखते हैं, इसको 1। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स में हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली x1 x2 s1 और s2 हैं। और राइट हैंड साइड यानी आपके पास उन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड क्या थी, 15 और 10, ये भी आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हम सिर्फ इसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखने का सिर्फ उससे मकसद क्या है कि जब हम सिंप्लेक्स मेथड का टेबल बनाएंगे तो उस वक़्त हमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप क्या करेंगे, आप उसमें जो वैल्यूज़ पुट करते हैं उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपने क्या क्या यूज़ करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड का टेबल लिखने लगा हूँ। ठीक है, इनिशियल टेबल क्या है, इसको मैं स्टेप 1 कह देता हूँ। स्टेप 1 आपके पास इनिशियल टेबल है। सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, आम टेबल नहीं है। ओके, इसके लिए आपने कुछ स्केच ड्रा करना होगा, वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये रफ सी एक लाइन मैंने ले ली है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करने लगा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जी सबसे पहले सी बी, फिर मैं यूज़ करता हूँ एक्स बी, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जस्ट बी। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे x1 x2 s1 s2। ठीक है, ये आपने एक स्केच ड्रॉ कर दिए है। अब इस स्केच में वैल्यूज़ अगर पुट करें तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपके पास जो स्लैक वेरिएबल्स, यानी आप यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स को डिफाइन करें। ये बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं, बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स। तो आपके पास स्लैक वेरिएबल कौन से थे, एक था s1, दूसरा क्या था s2। तो मैं क्यों ना यहाँ पे ऊपर इनकी कास्ट भी डिफाइन कर दूँ, मैं यहाँ पे सी जे लिख लेता हूँ। सी जे क्या होती है, आपके पास जब आपने शिफ्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या बनी थी जी, अगर आपको याद हो तो उसमें हमारे पास जो मैक्स का फंक्शन था, मैक्स ऑफ जी किसके इक्वल था, 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे मैं यहाँ लिखूँगा। ये कॉस्ट है आपके पास, x1 के साथ 5 है, x2 के साथ 3 है, और नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास, s1 में 0 और s2 में भी 0। ठीक है, इसका मतलब है कि s1 और s2 की कॉस्ट क्या है, 0। और यहाँ मैं इन्हीं बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट लिखने लगा हूँ। 0 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और आपने इसमें क्या लिखना है, इस सारे में आपने यही मैट्रिक्स लिखना है। क्लियर, तो मैट्रिक्स लिखते हैं जी, 3 5 0 सॉरी 1, एंड देन आप लिखते हैं जी 0, उसके बाद है 5 2 0 1। ठीक हो गया यहाँ तक।
और बी क्या लिखेंगे आप? बी आपके पास है 15 एंड 10। ये आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ योर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अगर क्लियर है तो मैं यहाँ से ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐड कर चुका हूँ आपके टेबल में, ये सब कुछ मौजूद है। ठीक है, ओके। अगर तो ये आपको क्लियर हो गया है तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है जी आपके पास मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी पार्टीशनिंग करवा देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए कि अब हम नेक्स्ट कहाँ मूव कर रहे हैं और कैसे करेंगे। जी, मुझे फाइंड करना है, बेसिकली जो मेरा टारगेट है वो है फाइंड करना क्या, कि हम फाइंड करेंगे यहाँ से जी जे और सी जे। यानी आपने फाइंड करना है जी जे और सी जे। सी जे जो कि ऑलरेडी ये गिवन है आपके पास। तो सी जे क्या होता है कि आप इसको, जब हम एक्स वन की वैल्यू फाइंड करते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन की इस टर्म के साथ, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये टोटल आपके पास क्या बनेगा। यानी मैं यहाँ रफ वर्क में कर लेता हूँ, इसको मैंने इसलिए सेपरेट किया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 0 × 5, सॉरी 0 × 3, और नेक्स्ट क्या है प्लस 0 × 5। तो सारे का सोल्यूशन क्या आता है 0। इसका मतलब है आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, ये टेबल से नीचे हम फाइंड करने लगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप फाइंड करते हैं x2। इसका मतलब है x2 के सारे एलिमेंट्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं सी बी के साथ। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 5। ठीक है, प्लस, और नेक्स्ट क्या है आपके पास, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो वो अब इन सब का प्रोडक्ट भी आपके पास 0 ही आता है। इसी तरह 1 को 0 से, 0 को 0 से, तो यहाँ से भी 0 मिलेगा, यहाँ से भी 0 मिलेगा। अब सी जे की बात करते हैं। सी जे ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है 5 3 0 0। और जो बेसिकली टारगेट था हमारा क्या था, जी जे माइनस सी जे। टारगेट हमारा ये था, हमने ये फाइंड करना होता है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव टर्म्स आए तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाती हैं तो आप कहते हैं जी इसका फर्दर सोल्यूशन नहीं फाइंड होगा, यहाँ तक ही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप माइनस करें, जी जे माइनस सी जे, तो ये आपके पास क्या बनेगा जी। तो चेक करते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे तो -5, x1 में -5, x2 में -3, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0 एंड 0। इसका मतलब है इन दोनों में अगर आप गौर करें तो मोस्ट नेगेटिव टर्म आपके पास ये है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट नेगेटिव टर्म जिसके साथ आ रही है, ये कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम, इसको हम कहते हैं, फर्स्ट कॉलम आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे साथ लिख भी देता हूँ, इसको हम कहते हैं की कॉलम। की कॉलम, ठीक है, की कॉलम। और इस की कॉलम में जो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, याद रहेगा, सॉरी जी। तो ये आपके पास बनेगा इंटरिंग या इनकमिंग, जो भी आप लिखते हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी, तो ये हमारे पास एक इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसका मतलब हो गया है कि ये जो कॉलम है हम बेसिकली इसको देखेंगे। ठीक है, इस कॉलम को हम चेक करेंगे, ये कॉलम, ये हमारे पास की कॉलम बन गया। अब आप आते हैं जी नेक्स्ट, हमारा स्टेप यहाँ पर ही मैं साथ में ऐड करूँगा, हमारे पास होता है मिनिमम रेशो। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, और रेशो होती क्या है, ये जो आपने वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं,
इन वैल्यूज़ जो आपको गिवन वैल्यूज़ थी इनको आप डिवाइड करेंगे स्लैक के साथ, ठीक है। यानी आप कहते हैं 15/3, तो ये बनेगा 5, एंड 10 नेक्स्ट क्या है 10/5, और ये क्या बनेगा आपके पास 2, ठीक है। तो अब आप कहते हैं जी कि यहाँ से आपको जो चाहिए था वो क्या चाहिए था जी, मिनिमम वैल्यू। इन दोनों में आपने क्या देखना था, मिनिमम वैल्यू देखनी थी, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, ये अगर आप और से चेक करें तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 2। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो रो है इसको हम कह सकते हैं, कौन सी रो कहेंगे, ये हमारे पास की रो हो जाएगी, ठीक है। ये जो रो है ये की रो हो जाएगी, की रो, ठीक है। और इसी में हमें क्या मिलेगा, ये पिवट एलिमेंट मिलेगा। ये देखें ये वो एलिमेंट है जिसको हमने 5 लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका क्या होता है, ये की रो और की कॉलम आपस में बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपका बाइसेक्ट होता है उसको हम की कॉलम या की रो का वो एलिमेंट यानी पिवट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आपने बताया यहाँ पर कि हमारे पास ये पिवट एलिमेंट आ गया है, तो इसका मतलब हो गया है कि इस रो में की रो में ये जो एलिमेंट होगा इसको हम कॉल कर देंगे आउटगोइंग एलिमेंट, ठीक है। ये आपका आउटगोइंग हो जाएगा, ठीक है, ये आउटगोइंग हो जाएगा। यानी अब आप रिप्लेस करेंगे x1 और s2 को आपस में, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट टेबल की तरफ आता हूँ, नेक्स्ट स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास होगा सिमिलरली, आपने वहाँ पर भी ऐसे ही डिफाइन करना है, ये आपके पास सी बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं एक्स बी, उसके बाद आपने बी कर लिया, उसके बाद आपने x1 कर लिया, x2 कर लिया, s1 सॉरी, यहाँ पे आप S1 करते हैं, S2 लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जो मिनिमम सोल्यूशन है ना, ये हम कब फाइंड करते हैं, अगर आपका ZJ नेगेटिव CJ नेगेटिव आ रहा हो। तो अगर तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई हैं फिर हमें मिनिमम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर हम नहीं देखते हैं कि की कॉलम कौन सी है, की रो कौन सी है, ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, तो अब आप इसमें फर्दर ऐड कर दें वैल्यूज़ को। अब मैं यहाँ पे ना कुछ एडिशंस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी करूँगा, ज़रा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो आपने ये कहा है कि जो वेरिएबल रिप्लेसमेंट हुई है, एक तो यहाँ पे आपका S1 एज इट इज़ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास S2 जो था ये X1 में शिफ्ट हो गया था। किस में शिफ्ट हो गया था, X1 में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे CJ अगर लिख लूँ तो ये वही रहेगा जो प्रीवियस आपने लिखा था 5, 3, 0, 0। तो अब आपसे पूछा जाए x1 का कॉस्ट क्या है, x1 की कॉस्ट तो ऑलरेडी हमें क्लियर है, 0 है, तो हम 0 लिख देंगे यहाँ पर, s1 के साथ उसकी कॉस्ट लिख दी है। x1 की कॉस्ट कितनी है, 5 है, 5 लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि पिवट एलिमेंट फाइंड किया ना, तो इस पिवट एलिमेंट में ये जो 5 है इसको पूरी रो के साथ आपने 10 के साथ, 5 के साथ, 2 के साथ, 0, 1 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप रो ऑपरेटर से डील करते हैं 1/5 रो 2 वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली डिवाइड कर लें। यहाँ से आपको मिलेगा 2, यहाँ से आपको मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 2/5, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है 0, और उसके बाद मिलेगा 1/0 एंड 1/5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप कहते हैं जी कि मुझे ये जो पिवट एलिमेंट मैंने 1 बनाया है, यानी ये जो 5 था, 5 से ऊपर 3 को हमने 0 करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कि आप इस सिंप्लेक्स मेथड से की तरफ मूव करने से पहले आपने एचिलॉन रेडियस, एचिलॉन फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना है, यानी वो ऑपरेटर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब आपने क्या किया है जी, सबसे पहले आपने कॉल की है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 5, इससे ऊपर 3 जो था इसको हम 0 करेंगे। तो मैंने 5 को चूंकि 1 कर दिया है, तो मैं इसको कॉल करता हूँ
अगर मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ से आप इसको यूज़ करते हैं, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं सर आप डायरेक्टली इसी को यूज़ करें, तो हम से इसी को अगर डायरेक्ट यूज़ करें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में आपको एडिशनल फॉर्मुलेशन करनी होगी। तो मैं अगर कॉल करता हूँ कि हमारे पास जो चेंज आना है इसको इसमें आना है, और इसको मैं फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट टेबल का ओल्ड रो कह देता हूँ, इसको मैं ओल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं न्यू कह देता हूँ। ये मैंने एक रो में ओल्ड लिख दिया, दूसरी में न्यू। ओल्ड हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है जी, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं 15, उसके बाद है 3, उसके बाद है 3 के बाद है 5, और फिर 1 है 0। न्यू में आपके पास क्या है 2, 1, और 2/5, और नेक्स्ट क्या है 0 एंड 1/5। चूँकि उसने ये कहा है कि आप नहीं, इसको वन कर दिया, इसको ज़ीरो करने के लिए डेफिनेटली जिसको आपने वन किया उसको थ्री से फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो मैं क्यों ना न्यू वैल्यू सारी की सारी को थ्री से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 3 to 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जस्ट 3 मिलेगा, और ये भी आपको 6 मिल जाएगा, यहाँ 0 है और ये 3 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। अब आप अगर इनको माइनस करें तो सबसे पहले आप नोट करें, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है, माइनस करने लगे, माइनस करेंगे 15 में से 6, तो बाकी आपको 9 मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप कहते हैं जी 3 में से 3, चूँकि हमें इसी को ज़ीरो बनाना था। 5 में से आप कहते हैं 6/5, ये आपके पास अगर आप कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये 15/5 आता है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 15/5, और यहाँ से आपको 1 मिलेगा, और ये आपको मिल रहा है -3/5। मुझे बेसिकली इस कैलकुलेशन से कुछ लेना नहीं है, ये रफ वर्क से मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए थी। आपकी मर्ज़ी है, अगर तो आप रफ वर्क किए बगैर भी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे रफ वर्क से वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाली है वो पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9। फिर आपने कहा जी नेक्स्ट आप इसको ज़ीरो बना रहे थे, फिर आपने कहा जी कि इसको 19/5 कर लेते हैं, इसको हम 1 कर लेते हैं, और इसको -3/5 कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड टेबल था वो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया है। तो जब ये टेबल बन जाए तो आपने ये जो वर्क किया हुआ है एडिशनल, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये बेसिकली रफ वर्क था, आपने रफ पेज पे करना है या साइड पे करना है, क्योंकि मेरे पास एक्सरसाइज नहीं थी तो मैंने यहाँ साथ ही किया था, जिसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका वो जो हम फाइंड करते हैं जी जे फाइंड करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है जी जे, और जी जे क्या था, मैंने क्या कहा था, x1 अगर चेक करना चाहते हैं तो x1 के साथ 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 5 में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा 5, 0 + 5 कितना होता है यहाँ से 5। होप ये आपको समझ आई होगी कि हमने ये डायरेक्ट कैसे लिखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, हम x2 की बात करें, 19/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2/5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और 5 कट होंगे बाकी 2 मिलेगा। ठीक है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, 0 को 5 से, तो ये टोटल 0 बनेगा। यहाँ से भी हमें फर्स्ट रो में 0 मिल रहा है, 0 से 0 को -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, बट 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा। और सी जे लिख लेते हैं, वही है ऊपर वाला 5 3 0 0। अब इसको मल्टी माइनस करें सी जे माइनस सी जे, तो ये कितना मिलता है, यहाँ से 0, यहाँ से -1, और यहाँ से फिर 0, और यहाँ से +1। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपका जी जे नेगेटिव, सी जे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, ये नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब हो गया है कि अब आपने क्या करना है, अगेन जो है आप कहते हैं जी कि हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है,
इसका मतलब हो गया कि अब आप इस कॉलम को की कॉलम कहते हैं, सी के कहते हैं हम जी इसको, की कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया है कि इसकी कॉलम में जो आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा उसकी हम रिप्लेसमेंट लगा देंगे, फिर ऐसे ही करेंगे ना जी, ऐसे ही करेंगे। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है जी, आप बोर्ड से अगर चेक करें तो आपके पास वेरिएबल है x2। ठीक है, ये आपका इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इनकमिंग। और अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, कॉलम आपका ये है, ये सारा ये वैल्यूज है 19 बाय समथिंग इन 2/5, ये आपने की कॉलम कह दिया है। ठीक है, इस की कॉलम को ही हम बेसिकली देखना चाह रहे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, क्योंकि माइनस आ गया है तो अब आप फाइंड करेंगे नेक्स्ट रेशो, मिनिमम रेशो। और रेशो हमारे पास क्या होती है जी, जी रेशो होती है जो आपके पास बी की वैल्यूज है उनको की कॉलम पे डिवाइड करते हैं, बी की वैल्यूज को क्या करते हैं, की कॉलम पे डिवाइड करते हैं, यानी कि बी डिवाइडेड बाय की कॉलम। ये बनेगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 19/5, तो ये बेसिकली आपका बनता है 45/19। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, और ये कितना हो सकता है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से, ऐसे ही है ना, 19 टू 38 होता है और ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। नेक्स्ट आप देखें तो आपने कहा जी कि हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 2/5, ये बनेगा आपके पास 10/5, यानी आप सॉरी 10/2 बनेगा, 10/2 टू टोटल क्या होता है 5 के इक्वल। तो अगर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो आप कहते हैं कि जी ये हमारी जो रो है इसको हम कॉल कर सकते हैं की रो। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है जिसको हम हैंडल करना चाह रहे थे। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास की रो भी क्लियर हो गई है। ठीक है, और साथ ही में हमने फाइंड कर लिया है जी, ये आपका वेरिएबल होगा आउटगोइंग। ठीक है, ये आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया है, और इसके बारे में आपने कहा है कि ये आपका आ जाएगा पिवट एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने क्या करना होगा, अगेन पूरी रो को डिवाइड करना होगा। ठीक है, 19/5 के साथ, तो देन नया एक टेबल कंस्ट्रक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ये है कि मैं नेक्स्ट टेबल पे मूव करने से पहले ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ये पोर्शन, इसको मैं मिटा दूँ, चूँकि अब इसकी मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ यहाँ से लेनी है। तो इसको मिटा के मैं ये प्रॉब्लम फर्दर यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या किया है, ये मैंने साइड मूव कर दी है। यहाँ पर आपने कहा, एक तो आपने पहले कहा था जी कि हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, x2 है। ठीक है, और आउट गोइंग कौन है, s1। इसका मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे x2 और यहाँ पे लिखेंगे x1। ठीक है, उसके बाद आपने इनके जो कॉस्ट है, x2 की कॉस्ट 3 है, 3 लिख लें, और दूसरे की कॉस्ट आपके पास 5 है तो 5 लिख लें। ठीक है, बी आपके पास अब जो जनरेट हुआ था वो आप जो फाइंड आउट करेंगे या जो भी है वो आप उसको उस हिसाब से देखेंगे। मगर उसके लिए पिवट एलिमेंट को देखते हैं, तो पिवट एलिमेंट आपका 19/5 था, तो आपने 19/5 के साथ इसको डिवाइड करके 1 बनाना है, यानी 5/19 कर लें, मल्टीप्लाई कर दें 5/19, 5/19 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 45/19। ठीक है, x1 क्या बनेगा 0, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1, ये बनेगा आपका 5/19। ठीक है, और लास्ट वन आपके पास बनता है, यहाँ से 5 और 5 कट हो जाएंगे तो -3/19। ठीक है, हमने पिवट वाली जो लाइन थी वो क्लियर कर दी है। फिर वही बात, आपने क्या करना है, ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट डिफाइन करना है, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड आपके पास क्या बनेगा, तो वो है जी आपके पास 2 1, एंड देन आप कहते हैं 2/5। ठीक है,
उसके बाद आप कहते हैं 0 एंड 1/5। और न्यू में आपके पास क्या है, न्यू में अगर आप चेक करें वो है आपके पास यहाँ से मिलेगा 2 के साथ कौन सा है 45। यस, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मुझे 2/5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा, 2/5। ठीक है, 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना इसको न्यू को, तो तब ये जाके हमारा 0 होता है। ठीक है, ओके। तो ओल्ड मैंने लिख दिया, न्यू मेरे पास ये है। तो जब इसको आप 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 कट होंगे, यहाँ से 9 बचेगा, 9 2 से मल्टीप्लाई 18 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, 18/19। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 0 आ रहा है, उसके बाद ये आपके पास 2/5 आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2/19, 2/19 और लास्ट पे आपको मिलेगा 6/95। ये आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। ठीक है, 6/95। यानी आप ये कहते हैं कि हमारे पास अब जो इनको सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन मिलेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप खुद इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सोल्यूशन निकालें। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है 20/19, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2/19। ठीक है, यहाँ आ जाए तो 5/19। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, सिंपली मैं जंप करता हूँ सी जी जे की तरफ। जी जे में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 0 के साथ 0 5, ये टोटल आपको 5 मिलेगा। नेक्स्ट आप कहते हैं 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा। उसके बाद आपको मिलता है, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/19 और 16/19। ये आप खुद कैलकुलेशन कीजिएगा। सी जे चूँकि स्टैंडर्ड है आपका वही रहेगा 5300। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं जी जे माइनस सी जे, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा 0 0 5/19 और 16/19। तो अब आप क्या कहते हैं, ना आपका 0 नेगेटिव है ना 0 ये नेगेटिव, चूँकि 0 न्यूट्रल होता है। 5/19 और 6/19 दो नंबर आपके पास आ रहे हैं, मगर ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है आपका जी जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो इसका मतलब है आपने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, यानी अब आपने फर्दर आइटरेशन या फर्दर टेबल्स नहीं ड्रा करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ जो मैंने एडिशनल यहाँ पर कैलकुलेशन की थी, ताकि मैं यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ताकि ये क्लियर हो जाए कि ऊपर वाला पोर्शन सेपरेट है। इसके बाद हमने यहाँ मूव किया है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट इस साइड पे आ रहे हैं। तो अब आपने करना है ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास जी, आपके पास पहली बात ये है कि x1 की वैल्यू है वो कितनी है, ये x1 की वैल्यू, x1 के सामने क्या लिखा हुआ है 20/19, और x2 की वैल्यू आपके पास आती है 45/90। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई। अब आपने मैक्स का जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ था मैक्स जी, उसमें आए तो वो था आपके पास 5x1 + 3x2। आपको याद होगा 5x1 की वैल्यू लिख लें 20/19 + 3 45/19। ठीक है, इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 235/19। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था मैक्स जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक प्रॉब्लम किया है जिसमें 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसी प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी आप इसको चेक करें, सोल्यूशन आपको सेम मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो तो नहीं किया, बस इसको हमने सिंपली इसी से ही डील किया है, सिंप्लेक्स से ही। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको 3 वेरिएबल्स की तरफ भी मूव करवाऊँ। ठीक है, ताकि जब हम फर्दर मेथड्स को देखें तो आपका सिंप्लेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस लें, खुद सॉल्व करें, इंशाल्लाह ये बेस्ट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।